चलिए भाई, कहाँ थे हम? हैं? नहीं, ठंडा पानी पीता हूँ, रखना। कहाँ पहुँच गए थे हम? ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सारी सेल डिप्लॉयड एंड स्टेराइल, ढेर सारी सेल्स हैं, लेकिन एक फर्टाइल है, दैट इज़ कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज़ कॉल्ड मायोसाइट, एंड दैट विल अंडरगो द मियोसिस। कितने बनाए? चार में से 3 डीजनरेट कर गए, एक फंक्शनल। और फिर उसके बाद वो कितनी बार माइटोसिस करेगा? 3 बार। तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। आप उसे फीमेल गैमीटोफाइट कहोगे या एम्ब्रियो सैक। ओके, अब बात दूसरी आ गई थी, और वो ये कि कभी कभी ज़्यादातर केस में तो एक फंक्शनल होता है मेगास्पोर, तो देन इट इज़ कॉल्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। लेकिन ऑनियन में क्या था? 2 फंक्शनल थे, बाइस्पोरिक, राइट ना? और फ्रेटिलेरिया में 4 फंक्शनल, टेट्रास्पोरिक था। वैसे कोई इस तरह से मैंने 3 नाम लिखा है, पॉलीगोनम टाइप और ऑनियन टाइप और फ्रेटिलेरिया टाइप। लेकिन सही बात तो ये है कि पी माहेश्वरी ने कहा था देयर आर 16 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। ना मुझे याद होगा ना आपको याद होगा, इसलिए मैंने लिखाया नहीं, राइट ना? यहाँ तक हमारी आपकी बात हो गई थी। थोड़ी सी बात और है, मैं जल्दी में कहते चला गया था कि ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट ना? और बहुत सारी बात इम्पॉर्टेंट थी, लिखिएगा कि इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स embryo sac is monosporic. Embryo sac is monosporic. कैसा था? मोनोस्पोरिक था। एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक था। सब में है, राइट ना? दैट इज ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, only 1 functional megaspore which undergoes 3 successive mitotic division। मुझे लगता है ये लिख चुके थे, सेंटेंस रिपीट किया है ना? 3 successive mitotic division, 3 बार लगातार माइटोटिक डिवीज़न करेगा। कौन? फंक्शनल मेगास्पोर। बट लेकिन और डैश लगाते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो बात पूरी कर ली जाए, राइट ना? और गड़बड़ क्या हुई है कि पहले सुनिएगा तब नोट करिएगा। ये एक सेल है और इस सेल ने एक ये न्यूक्लियस है, इसने माइटोसिस किया। माइटोसिस करते समय पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर उसके बाद इसकी साइटोकाइनेसिस होगी और फिर 2 सेल बन जाएंगे। बोलिए आप इसे क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न। पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, उसके बाद फिर ये दोबारा डिवीज़न करेंगे। अगर दोबारा डिवीज़न करेंगे तो ये वाली सेल जो है भी 2 न्यूक्लियस बना लेंगे और ये वाली सेल भी 2 न्यूक्लियस बना लेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो कुल सेल्स कितनी हो जाएंगी? 4, यही ना? तो पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। एक सेल डिवीज़न का ये रूल है। फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, ये सेल डिवीज़न का रूल है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, वो ये कि पहली बार जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ था तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी,
और न्यूक्लियस का दोबारा डिवीज़न हो गया था, तो आप कहोगे ये तो कुछ लिखना पड़ेगा बीच में कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई और न्यूक्लियस का डिवीज़न फिर हो गया, राइट ना। फिर 3 बार माइटोसिस करनी थी ना, एक बार न्यूक्लियस का डिवीज़न, दूसरी बार न्यूक्लियस का डिवीज़न, तीसरी बार फिर न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। हाउ मेनी न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लिएट हो गए। तो कुछ तो आप लिखोगे ना कि भाई न्यूक्लियस का डिवीज़न कर रहे हैं और साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहे हैं, राइट ना। अच्छा, ये कितनी सेल्स बन गई? एक सेल है और न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 हो गए, न्यूक्लियस 8। तो बट डैश करके आप लिखिएगा पहला पॉइंट, बट डैश करके लिखिएगा कि द मेगास्पोर undergoes a division of nucleus without cytokinesis, undergoes division of क्या nucleus without cytokinesis called free nuclear division, और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। इसका नाम ही हमने रख दिया फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस बनाता जा रहा है और साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहा। तो ये पहला डिवीज़न, ये दूसरा डिवीज़न, ये तीसरा डिवीज़न। और अब अगली दूसरा पॉइंट लिखते हैं। तो पहला जो डिवीज़न होता है उसे माइटोसिस कहने के बजाय हम क्या कह देते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कह देते हैं, राइट ना। क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किया था और क्या डिवाइड नहीं किया था, एंड दैट इज साइटोकाइनेसिस। दूसरा लिखे बाय 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, शॉर्ट में FND लिखिएगा, बाय 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न्स, बाय 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न्स, 3 न्यूक्लियर डिवीज़न्स लगातार हो गए। बाय 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न्स, 3 लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न्स हो गए। कॉमा करके लिखेगा, और 8 न्यूक्लिएट सिंगल सेल इज फॉर्म्ड। 8 न्यूक्लिएट, कितना न्यूक्लियस? 8। 8 न्यूक्लिएट सिंगल सेल इज फॉर्म्ड। सेल तो एक ही रहेगी ना, न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। 8 न्यूक्लिएट सिंगल सेल इज फॉर्म्ड, और 1 सेल बन गई। फिर तीसरा पॉइंट लिखे, नाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। देखिए साइटोकाइनेसिस होनी तो ही है, नाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, और अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। क्लियर है? नाउ द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। क्लियर है? तो अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और हो जाएगी तो साइटोकाइनेसिस का मतलब एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या बनना? एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या बनना? सेल वॉल एंड सेल बन जाना। तो अब सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए ये एक बड़ी सी सेल है, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस बिखरे हुए हैं। अब देखिए इसके चारों तरफ साइटोकाइनेसिस हो गई, इसके चारों तरफ हो गई, इसके चारों तरफ हो गई, और इसके चारों तरफ हो गई, इसके चारों तरफ हो गई, बस, राइट ना। तो अब मुझे बताइएगा कि कुल कितने न्यूक्लियस हैं? 8। कुल न्यूक्लियस कितने? 8। सेल कितनी हो गई? 7। सेल कितनी हो गई? 7। कैसे पता चला आपको 7 कैसे हो गई? देखिए ज़रा, ये
सेल और कैसे हो गए, आप कह रहे हैं कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और एक बड़ी सी सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। एक बड़ी सी सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है। और कितनी सेल्स हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे आप, इस स्ट्रक्चर 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अच्छा, ये मोनोस्पोरिक वाला है, बाइस्पोरिक वाला होता तब भी बनता तो 7 ही सेल का। तो आप लिखिएगा, आप लिखा क्या आपने लास्ट पॉइंट, नाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, नाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, नाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस around 6 nuclei. Now cytokinesis takes place around 6 nuclei. कितने न्यूक्लियस के चारों तरफ, 6। तो 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या हैं, और 6 न्यूक्लियाई के so 7 celled and 8 nucleate structure is formed. 7 celled 8 nucleate structure is formed. 7 celled 8 nucleate structure is formed. कैसी बन गई, 7 सेल की और जो है न्यूक्लियर। अब इन 7 सेल्स में से सबका डिस्कशन किया जाए कि किसको आप क्या कहते हैं, राइट ना। और ये है, चलिए इसको फिगर फिर से बनाया जाए, फिगर फिर से बनाए। ये आपने कहा कि ये एक मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर है, और ये जो मेगास्पोर है, दिस मेगास्पोर इज़ हैप्लॉइड। मैंने कहा था लिखते चलिएगा, N 2N ये सब जो है तो एकदम क्लियर रहे, अपने आप लिखते जाए। पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ, बताइए क्या बना, तो आप कहोगे 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ, तो बताइए कितने न्यूक्लियस बन गए, 4, और 2 और ये 2 और ये 2। उसके बाद फिर एक फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ, और कुल कितने न्यूक्लियस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात बताइए, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं आपसे पूछूं, सिंगल सेल 8 न्यूक्लिएट, सेल तो एक ही है, न्यूक्लियस है। अब इसके बाद क्या लिखोगे आप, साइटोकाइनेसिस होगी। लेकिन साइटोकाइनेसिस 8 न्यूक्लियस के लिए कि 6 न्यूक्लियस के लिए, 6 के लिए होगी। इसका मतलब 2 फ्री बच जाएंगे, 2 फ्री बच जाएंगे, राइट ना। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ज़रा आप मुझे बताते हैं। 1 2 3 सेल्स तो ये हो गए, और 2 न्यूक्लियस ये हो गए, और 1 2 और ये 3 सेल्स ये हो गई। और इस तरह से इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, और इसी को आप कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। इसी को आप क्या कहते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट, और या आप एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक, राइट ना। और मुझे लगता है कि आपको यहीं इसके नीचे से लिखना शुरू कर देना चाहिए, और लिखे कि इन फैक्ट there is a large binucleate cell, there is a large binucleate cell, there is a large binucleate cell in which 6 small cells are suspended, in which 6 small cells are suspended, in which 6 small cells are suspended, और 6 छोटी छोटी सेल्स क्या हैं, सस्पेंडेड। बोलिए, 7 सेल में से एक बड़ी सी सेल है, और उस सेल के पास कितना न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, मैंने जो लिखाया वो देखिए, ये लिखा है कि ये एक बड़ी सी सेल है, क्या नाम है इसका,
सेंट्रल सेल, और बाई न्यूक्लिएट, और इस सेल का क्या नाम है? सेंट्रल सेल। अभी मैं लिखाऊंगा, सेंट्रल सेल है, और इसके अंदर 1 2 3 1 2 3, हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 6 सेल्स। कुल सेल्स कितनी होगी? 7। न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। तो हाउ मेनी न्यूक्लियस? 8। हाउ मेनी सेल्स? 7। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आप इसी को क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। दिस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। एक काम करते हैं, ये तो कैसे बना ये बात तो इम्पोर्टेंट है, और अब आप ज़रा थोड़ा सा एक काम करिएगा कि ये एम्ब्रियो सैक का फिगर फिर से बनाते, और ये है एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक। अच्छा, ये किसके अंदर है? न्यूसेलस के अंदर। ये किसके अंदर है? न्यूसेलस के अंदर, राइट ना? तो आप कहोगे अच्छा एक काम करिए कि आप ज़रा फिगर छोटा सा बनाइए, और अब ज़रा मैं देखिए फिर से बना रहा हूँ। ये है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक ना, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक में कुल कितनी सेल्स हैं? 1 2 3, और ये 2 न्यूक्लियस, 1 2 3, और ये है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? गैमीटोफाइट है। और ये पाया कहाँ जा रहा है? आप कहोगे ये तो न्यूसेलस से घिरा हुआ है। दिस इज द न्यूसेलस। न्यूसेलस कैसा है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है। न्यूसेलस कैसा है? डिप्लॉइड। न्यूसेलस स्पोरोफाइट है, गैमीटोफाइट? अच्छा, ये स्पोरोफाइट अभी अभी बना है कि पेरेंट प्लांट ने बनाया था? पेरेंट प्लांट का है। अभी तो जाइगोट बनेगा तब नया जनरेशन आएगी, और ये है, तो ये है। वैसे एक बात बताइए, ये न्यूसेलस किसके अंदर है? आप कहोगे ये तो इंटेगुमेंट के अंदर है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस पूरी स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। तो आप यहाँ पे ज़रा ये फिगर बना लीजिए, और इस फिगर में ये जो मैंने ब्लू कलर दिखाया, दिस इज न्यूसेलस, ये एम्ब्रियो सैक, ये एंड दैट इज इंटेगुमेंट, राइट ना? इंटेगुमेंट है। आप जरा लिखते यहाँ पे गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट इज प्रेजेंट, गैमीटोफाइट इज प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर है। कहाँ पे है? ओव्यूल के अंदर। आप कहोगे ये कितनी बार आप कह चुके हैं कि गैमीटोफाइट इज फ्यू सेल्ड, गैमीटोफाइट इज नेवर फ्री लिविंग, गैमीटोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। वही बात फिर दोबारा कह दिया कि प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल। लिखिएगा नहीं, आगे जो मैं लिख रहा हूँ सही मैंने लिखा है। सही बात तो ये है कि इनसाइड न्यूसेलस है ना? बोलो भाई, लिखिएगा नहीं आप। ये एनसीईआरटी ने एक साल लिख दिया था और बहुत बड़ा बवाल हुआ, और फिर एनसीईआरटी ने ये सेंटेंस डिलीट कर दिया, ये सेंटेंस ही डिलीट कर दिया। सुनिए, अब मैंने क्या गलत लिखा है? आप बताओ, आप बताओ। मैंने यही तो लिखा है। क्या लिखा है? इसकी क्या मीनिंग हुई? इसकी मीनिंग हुई कि गैमीटोफाइट ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, रियली न्यूसेलस के अंदर, और अंदर है। किसके अंदर? न्यूसेलस। बोलो भाई, यही तो मीनिंग हुई। इसकी मीनिंग यही हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़, लोगों की समझ थोड़ी कमज़ोर है। और अच्छा, एक बात और है, कभी मैं कोई शब्द लिखूं और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दूं, उसका मतलब हो जाता है कि ओव्यूल का अनदर नेम इज़ न्यूसेलस। तो लिखने में मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मेरी भावनाएं गलत नहीं हैं। मेरी जो है कहने का अंदाज़ गलत हो सकता है, लेकिन मैंने गलत बात नहीं कही है। मैंने जो लिखा उसका क्या मतलब हुआ? गैमीटोफाइट ओव्यूल के अंदर होता है, रियली और अंदर
न्यूक्लियस के होता है, बोलिए यही है ना, तो न्यूक्लियस का। तो 2013 में नीट में एक सवाल पूछा गया, 2013 नीट में एक सवाल पूछा गया और क्वेश्चन था कि अनदर नेम ऑफ ओव्यूल इज, अनदर नेम ऑफ ओव्यूल इज, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है। और पहला ऑप्शन उन्होंने दिया न्यूसेलस और दूसरा ऑप्शन दिया मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, और तीसरा दिया उन्होंने नाम क्या, तीसरा नाम न्यूसेलस, मेगास्पोरेंजियम, और दिया एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, और चौथा नाम दे दिया एंथर, और ये था, बोलो भाई एक ऑप्शन मेगास्पोरेंजियम। और आप सॉल्व पेपर उठा के देखिएगा, 80% लोगों ने लिखा है न्यूसेलस होगा, और पेज नंबर 39 क्लास 11 की बुक को कोट करके कहा है, वहाँ ये सेंटेंस लिखा हुआ था, राइट ना, ये सेंटेंस। तो जब क्लास 11 एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, क्योंकि नीट के सिलेबस में एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, तो वो इतना बवाल हुआ इस पे कि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया कि भाई जब लिखा है तो कहिए। तो एनसीईआरटी ने पहला काम किया, वो सेंटेंस हटा लिया, कहा कि इतने नासमझ लोग हैं तो इनसे इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने वो पहले सेंटेंस हटा लिया, अब जो है ये है। तो आप लिखे, आप क्या लिखोगे, कहीं आप भी नासमझ न बन जाए, गड़बड़ हो जाए। आप अपना सेंटेंस कंप्लीट लिखिएगा, और दैट इज़ इनसाइड, सॉरी दैट इज़ मोर इनसाइड, दैट इज़ मोर इनसाइड, और न्यूसेलस कह रहे हैं और अंदर पाया जाता है, मोर इनसाइड न्यूसेलस। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है ना, मोर इनसाइड न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर होता है। और ये राजेश को भेजो जल्दी से, बुलाओ। ये कंप्यूटर ऑफ हो गया है और ऑनलाइन वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं बार बार। तो मैं ये कह रहा था कि न्यूसेलस के अंदर है, ये बात ठीक है, लेकिन सही बात तो ये है कि इट इज़ इनसाइड, और इनसाइड क्या कि न्यूसेलस है। अब कोई डाउट नहीं आपको। अब अगर आगे कभी मैं ब्रैकेट में लिख के छोड़ दूँ तब आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ओके। लेकिन अब मैं इस एम्ब्रियो सैक के डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपसे जानना चाह रहा था। सिर्फ इतना बनाइएगा, ये है एम्ब्रियो सैक, और ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये पांचवी सेल है, ये छठवीं सेल है, और ये एक सेल है। और ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। क्यों भाई, ये भी तो बताना होगा कि कौन सी सेल किधर को है। और ये है इसकी चैलेजल एंड, ये है चैलेजल एंड। और इतना बनाने के बाद आप इस तरफ लिखिएगा, इस वाली सेल का नाम है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल है। और ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, इनके दोनों के नाम है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये दो हैं तो इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और इनके बारे में यहीं पे एक लाइन लिखनी भी है, यहीं पे एक लाइन लिखनी भी है। ये पोलर न्यूक्लियाई कहे जाते हैं। आप लिखें, बोथ न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। दोनों कैसे हैं, बोथ न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। आप ब्रैकेट में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट में n+n,
एन में, ये 2n कह दो इनको ना, ये दोनों अलग अलग हैं तो क्या कह जाएंगे n प्लस n, ब्रैकेट बंद करके। बट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, but just before fertilization they are fused. Just before fertilization they are fused. ये कैसे हो जाते हैं? फ्यूज्ड हो जाते हैं। ये ऑफ हो गया। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन दे आर फ्यूज्ड, और ये क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। दैट इज डिप्लॉयड, और ये डिप्लॉयड हो गए, दैट इज डिप्लॉयड, यानी अब ये 2n हो गए नहीं, दैट इज डिप्लॉयड, नाउ कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, नाउ कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। क्या आगे ब्रैकेट में दोबारा आप 2n लिख देंगे? ब्रैकेट में मैंने आपसे कहा था लिखते चला करिए, जब भी कोई नाम आ जाए तो ब्रैकेट में लिख दिया करिए n 2n क्या, और राइट ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो ये फ्यूज़ कर गए आपस में, राइट ना। और ये था, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? तो आप लिखे ये एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और इनके बारे में लिखिएगा एंड हैप्लॉयड, और एंड हैप्लॉयड, और हैप्लॉयड हैं, एंड और क्या? हैप्लॉयड, आप कहोगे गैमीटोफाइट हैं तो सब हैप्लॉयड है ही हैं, राइट ना। एंड और क्या? हैप्लॉयड, हैप्लॉयड हैं, कोई डाउट? तो एंड हैप्लॉयड, हैप्लॉयड हैं। आप इनके आगे लिखिएगा बट नो रोल, but no role in fertilization, but no role in fertilization, but no role in fertilization and reproduction, और आगे इनका कोई काम नहीं है, और आगे इनका कोई काम नहीं है। आप कहोगे जब कोई काम नहीं है तो बनाया क्यों? has no role in fertilization and reproduction, आगे इनका कोई रोल नहीं है, राइट ना। और दैट इज़, फिर दैट इज़ डीजेनरेटेड, दैट इज़ डीजेनरेटेड, और डीजेनरेट कर गए, दैट इज़ डीजेनरेटेड, और क्या कर देंगे? ये डीजेनरेट कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। तो मेरा एक सवाल है, बनाया क्यों फिर इतनी मेहनत करके? जब कोई काम नहीं था तो क्यों बनाया इतनी मेहनत करके? तो अभी हम बाद में रिमार्क लिखेंगे कि बनाने के पीछे रीज़न क्या है। कभी कभी एक बात याद रखिएगा आप सब लोग, कि अगर कोई आपसे कहे कि ये बिना वजह बनाया था, तो आप उसको बिना वजह, साइंस के लोगों को नहीं कहना चाहिए। साइंस के लोगों को हमेशा कोई ना कोई वजह बतानी पड़ती है। तब आपको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कि इट इज़ ए रिज़र्व मटेरियल। क्या है? रिज़र्व। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आधा दर्जन पेन लिए हुए हैं, लिख 2 ही से रहे हैं, लिख 2 ही से, बाकी क्यों लिए हुए हैं? कोई काम नहीं है। आज भी लाए हैं, ले जाएंगे, परसों भी लाए थे, ले जाएंगे, कल भी ले आएंगे, ले जाएंगे, राइट ना। तो मैं कह दूँ बिना वजह लिए? नहीं, ये रिज़र्व है। मान लीजिए जिस पेन से लिख रहे हैं वो टूट जाए, वो ना चले, उसकी इंक ख़त्म हो जाए, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, मैं एक रिमार्क लिखूँगा कि दीज सेल्स वेयर रिज़र्व सेल। कोई काम नहीं था, लेकिन रिज़र्व में बना रखा था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो इनका इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, किसकी जगह करेंगे ये बात इम्पॉर्टेंट है, राइट ना। ये तीनों सेल्स क्या हैं ये बता देते हैं। These are called egg apparatus. These are called egg apparatus, और egg apparatus है पहला सवाल 2020 में पूछा गया। egg apparatus की लोकेशन क्या है? चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर। और egg apparatus having 3 cells, और कुल कितनी सेल्स हैं बोलिए? हैविंग 3 सेल्स है, और डैश करके आप 3 सेल्स में से
one cell is a egg cell. One cell is a egg cell and works as a female gamete and works as a female gamete. और ये फीमेल गैमीट है, वर्क्स एज ए फीमेल गैमीट, वर्क्स एज ए फीमेल गैमीट और फीमेल गैमीट के तौर पे, राइट ना, वर्क्स एज ए फीमेल गैमीट के तौर पे काम होगा एंड डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन and directly takes part in fertilization. Directly takes part in fertilization. एक बात बताइए, कुल कितनी सेल्स थी? 7 सेल्स थी। 7 में से आपने कहा 3 सेल्स का कोई काम नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे, राइट ना। इन 7 सेल्स में से आपने कहा कि एक सेल है जो फर्टिलाइजेशन में डायरेक्टली पार्टिस है। तो ये बताइए इन 7 सेल्स में से कितने सेल्स फीमेल गैमीट हैं? एक सेल, क्या नाम है उसका? एग सेल, और वो भी किस एंड पर है? माइक्रोपाइलर एंड पे है। 3 सेल्स का ग्रुप है, उसे कहते क्या है? एग ऑपरेटस। बाकी बची 2 सेल्स क्या हैं भाई? और 2 सेल्स आर कॉल्ड synergids. 2 cells are called as synergids और इन 2 सेल्स को क्या कहते हैं? synergids कहते हैं, राइट ना, synergids कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहीं लिख लेते, each synergid separately has each synergid separately has each synergid separately has filiform apparatus. Separately has filiform apparatus. मेरे ज़रा शब्दों को आप फिर से समझ लेते। मैंने कहा 2 सिनर्जिड हैं, दोनों सिनर्जिड के पास मिला के फिलीफॉर्म ऑपरेटस है कि उनका अलग? दोनों के पास है। सवाल ये, एक के पास है कि दोनों के पास है? दोनों के पास एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस है कि दोनों के पास अलग अलग 2 हैं? अलग। इनके पास भी अपना है और उनके पास भी फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, राइट ना। और आप लिखते हैं अगली लाइन से कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस attracts the pollen tube for fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है कौन? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। कॉमा लगाइए। इन फैक्ट ब्रेकिंग ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटस अट्रैक्ट्स द पॉलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन, कॉमा करके लिखे। सही बात क्या है? इन फैक्ट ब्रेकिंग ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटस releases calcium ions to attract the pollen tube. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब फिलीफॉर्म ऑपरेटस को तोड़ा जाएगा, कैल्शियम आयंस निकलेंगे और उन्हीं से अट्रैक्ट होके कौन आएगा? पॉलन ट्यूब। उन्हीं से अट्रैक्ट होके पॉलन ट्यूब है। चौथा पॉइंट लिखते हैं आप, यहाँ 3 लिखा आपने, चौथा एक और लिखते हैं। बात अब पूरी यहीं कर ही दें और आप लिखते कि इन फैक्ट
one of the synergid starts degenerating. In fact, one of the synergid starts degenerating to attract the pollen tube pollen tube को अट्रैक्ट करने के लिए एक है। आप कहोगे पिछले 3 सेंटेंस से आप यही लिखा रहे हैं और ये है, फिर से मुझे बताइए। और अभी 5वां पॉइंट भी लिखना है। एक बात बताइए, एक ये सिनर्जिड है, एक ये सिनर्जिड है। हाउ मेनी सिनर्जिड्स? 2। और दोनों के पास क्या है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। इसमें से एक सिनर्जिड डीजेनरेट करने लगती है, एक सिनर्जिड डीजेनरेट करने लगती है। डीजेनरेट करेगी तो उसका फिलीफॉर्म ऑपरेटस टूटेगा, फिलीफॉर्म ऑपरेटस टूटेगा तो कैल्शियम है, और वहीं पे इंटर करता है कौन? पोलन ट्यूब। वहीं पे पोलन ट्यूब, हाँ, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है और ये एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस इसके पास है, एक इसके पास है। जो सिनर्जिड डीजेनरेट कर जाएगी उसमें से कैल्शियम आयन निकलेगा और पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा, राइट ना? पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा। तो आप अगला पॉइंट लिखते हैं, 5वां। In fact, only one synergid is involved in fertilization. Only one synergid involved in fertilization. Fertilization में सिर्फ एक synergid involve होती है। Only one synergid is involved in फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक सिनर्जिड इन्वॉल्व होती है, दूसरी इन्वॉल्व नहीं। विच डीजेनरेट्स एट फर्स्ट, कौन इन्वॉल्व होगा? विच डीजेनरेट्स एट फर्स्ट, जो पहले डीजेनरेट कर जाएगा। एंड द सेकेंड सिनर्जिड has no role in fertilization. Second synergid has no role in fertilization. Second synergid has no role in fertilization and ultimately degenerates. And ultimately degenerates. और अल्टीमेटली क्या करेगा? डीजनरेट करेगा। तो सवाल है 2 में से एक इस्तेमाल होगा। तो एग्जामिनर ने पूछा है 2 सिनर्जिड में से एक यूज़ होगा, राइट ना? कौन सा यूज़ होगा? जिसके पास, ऑप्शंस पहले सुन लेते हैं, जिसके पास फिलीफॉर्म ऑपरेटस है या जो पहले डीजनरेट होगा। आप कहोगे पहला वाला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि सिनर्जिड दोनों के पास फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस दोनों के पास है। सवाल ये है फिर बनाया क्यों? सवाल ये, क्वेश्चन ये है कि बनाया, एक सिनर्जिड का काम है। कौन सी सिनर्जिड का काम है? जो पहले डीजनरेट कर जाएगा। 2 रिमार्क्स लिखे, मुझे लगता है अभी 2 पॉइंट्स लिखने बाकी हैं। आखिरकार इन तीनों सेल को क्यों बनाया था और इसको क्यों बनाया? आप कह रहे हैं कोई काम नहीं है, अल्टीमेटली डीजनरेट कर जाएंगे, बोलिए। तो आप पहला रिमार्क लिखिए, आप लिखें कि द सेकेंड सिनर्जिड इज डेवलप्ड। क्यों बनाया भाई? द सेकेंड सिनर्जिड इज डेवलप्ड, बोल दीजिए, is developed as a reserve cell if the first one fails to help, अगर पहली वाली फेल कर जाए हेल्प करने में तो किससे काम ले लेंगे? 2। इसका मतलब इस चाहते ये हैं कि श्योर रहे, राइट ना?
तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। ऐसा ना हो कि पहली वाली सिनर्जी डीजेनरेट करे और उसमें से कैल्शियम ही ना निकले, तो फिर किसका काम लेंगे? तब सेकंड वाले से। तो आप कह सकते हैं सेकंड वाले का कोई रोल नहीं है, रिजर्व सेल है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी, कभी पहली वाली फेल कर गई जो डीजेनरेट कर रही है, तब इसका काम ले लेंगे, ओके, वरना इट हैज़ नो रोल इन फर्टिलाइजेशन। तो मैं सवाल पूछूंगा कि ये बताइए, दो सिनर्जिट्स में से कितनी इस्तेमाल होती हैं टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन? ओनली वन। कौन सी? विच डीजेनरेट्स एट फर्स्ट, जो पहले डीजेनरेट कर जाएगा। अब एक बात बताओ, इन 3 सेल्स को क्यों बनाया? आप ये भी रिमार्क लिख लेते हैं। द 3 एंटीपोडल सेल्स आर haploid and degenerated without taking part in fertilization. 3 antipodal cells are haploid and degenerated without participating in fertilization. Fertilization में, राइट ना? Without participating in fertilization में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्लियर नहीं ना? तो विदाउट पार्टिसिपेटिंग, बट डेवलप्ड एज रिजर्व सेल, to work as female gamete, if egg cell fails to fertilize. If egg cell fails to fertilize, बोलो भाई। If egg cell fails to fertilize, इतने लोग बैठे हुए नज़र लग जाए तो मैं तो रिजर्वर हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग अच्छे लोग हो, लेकिन मुझे तो रिजर्व रहना चाहिए। हाँ, तो फेल्स टू फर्टिलाइज, मैंने कहा देखिए ये सेल कैसी है? हैप्लॉइड। ये सेल कैसी है? हैप्लॉइड। हमने इसलिए बना के 3 रख लिया, किसी दिन मान लो एक सेल फेल कर जाए फर्टिलाइज करने का, तो एक सेल की जगह किसको ले लेंगे? एंटीपोडल सेल्स को। तो मुझे लगता है कि आप कहोगे कि इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाएगा क्यों बनाया आपने। तो बनाने का रीज़न आपने क्लियर कर दिया कि बिकॉज दे वर्क एज रिजर्व सेल के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो देन इट इज़, और ये था। एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं आप और बढ़ाइए। और कह रहे हैं कि ये एग ऑपरेटस है, एंटीपोडल सेल्स हैं और ये है। अब जरा फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज़्म, अब आप एक हेडिंग डालिएगा फर्टिलाइजेशन, एक हेडिंग डालिएगा फर्टिलाइजेशन। बीच में एक टॉपिक छूट गया है, पॉलिनेशन। बीच में एक टॉपिक छूट गया, पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन के बारे में कोई बात डिटेल में आई नहीं, बस इतना ही था कि वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो एक सेपरेट टॉपिक है, वी विल डिस्कस इन द एंड, राइट ना। हम पहले फर्टिलाइजेशन की बात कर लें। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या है जरा आप बताते। देखिएगा, मैं फिर से बना रहा हूँ, ये है एग ऑपरेटस, ये ये क्या है? ये एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? सेनर्जिड है। ये क्या है? सेनर्जिड है। ये क्या है? एक्सेल, ये एक्सेल है। एक बात बताइए, फर्टिलाइजेशन में किसको पार्टिसिपेट करना है? एक्सेल को। अच्छा, ये यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियस थे, वो दोनों फ्यूज़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गए हैं, याद कर लीजिए। ये जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन दे आर फ्यूज्ड, नाउ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट ना। अब देखिए, ये है पॉलन ट्यूब,
ये है पॉलन ट्यूब और ये है पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट थे और 2 ओपनिंग्स थी, याद है। और पॉलन ट्यूब ब्रांच थी और हर ब्रांच के टिप पे 2 ओपनिंग्स थे। ये कहाँ आई पॉलन ट्यूब? Pollen tube enters into the egg apparatus with the help of filiform apparatus या with the help of synergid या with the help of degenerating synergid। किसकी मदद से? degenerate। इसके पास कुल कितने मेल गैमीट्स थे बोलो भाई? इनके पास 2 मेल गैमीट थे, राइट ना? 2 मेल गैमीट थे, और जैसे ही ये यहाँ पहुँचते हैं वैसे ही ये दोनों मेल गैमीट बहुत फोर्स के साथ निकलते हैं, और कुछ यूँ निकलते हैं, एक जाके टकराता है एक सेल से और एक जाके टकराता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक जाके टकराता है किससे? एक सेल से, और सेकेंड। तो फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू हो रहा? पॉलन ट्यूब के थ्रू। पहले तो बात यही कर लीजिए, राइट ना? तो लिखे फर्टिलाइजेशन, आपने हेडिंग डालिया, ये फिगर आपको बनाना होगा और सारे पॉइंट्स फिर लिखने होंगे, राइट ना? तो आप पहले लिखिए कि अब लिखे इट टेक्स, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, इट टेक्स प्लेस थ्रू पॉलन ट्यूब, इट टेक्स प्लेस थ्रू पॉलन ट्यूब कॉल्ड साइफनोगैमी। कैसे होगा ये? इट टेक्स प्लेस थ्रू पॉलन ट्यूब कॉल्ड साइफनोगैमी। बहुत पुरानी बात हो गई ना? कॉल्ड साइफनोगैमी, साइफनोगैमी इसे कहते हैं। और आप लिखें कि एंड पॉलन ट्यूब इज ब्रांच्ड, पॉलन ट्यूब इज ब्रांच्ड है, वेयर ईच ब्रांच हैविंग 2 ओपनिंग्स, each branch having 2 openings, each branch having 2 openings, branched, pollen tube is branched and each branch having 2 openings। हर ब्रांच की कितनी ओपनिंग्स है? 2। लाइन चेंज करके लिखते, लाइन चेंज करके लिखे, the 2 male gametes are released in, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, are released in cytoplasm of degenerating synergid, released in cytoplasm of degenerating synergid, released in cytoplasm of degenerating synergid। क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ रिलीज होते हैं? सेंट्रल सेल में कि एक सेल में कि सिनर्जिड में कि डीजेनरेटिंग सिनर्जिड? डीजेनरेट है। और लिखे इन सच ए मेथड, और कुछ इस तरह से निकलेंगे, सच ए मेथड डैश करके 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। 2 पॉइंट्स क्या लिखेंगे बोलिए? 1 मेल गैमीट फ्यूजेस, लिखे पहला पॉइंट, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद एक्सेल, 1 male gamete fuses with egg cell called syngamy, called syngamy, और या रियल फर्टिलाइजेशन। सही मायने में तो फर्टिलाइजेशन यही है, सही मायने में तो फर्टिलाइजेशन यही है। दूसरा पॉइंट लिखे, द सेकेंड मेल गैमीट, जो दूसरा वाला था, द सेकेंड मेल गैमीट, बोलिए, द सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस,
secondary nucleus, secondary nucleus, secondary nucleus ब्रैकेट में लिखते हैं, और सेंट्रल सेल। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका पार्ट है? सेंट्रल सेल का पार्ट। और सेंट्रल सेल, और क्या? सेंट्रल सेल कॉल्ड ए ट्रिपल फ्यूजन, called a triple fusion, called triple fusion। अगली लाइन से लिखते तीसरा, the fusion of two male gametes with different cells is called, the fusion of two male gametes with different cells is called, बोलिए, is called double fertilization। क्या कहते हैं उसे? is called double fertilization, double fertilization कहते हैं, राइट ना। डबल फर्टिलाइजेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं और उसी के नीचे एरो बना के 2 लाइनें लिख देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, राइट ना, डबल फर्टिलाइजेशन और एरो आप लिखे, इट इज ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, इट इज ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में पॉलन ट्यूब पाई जाती है, हाँ। जिम्नोस्पर्म्स में पॉलन ट्यूब पाई जाती है, हाँ। जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, नो। एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ट्यूब है, हाँ। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन, यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज यूनिक टू द एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन 2 दिया रहेगा, एक साइफोनोगैमी और दूसरा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ पाया जाए वहीं, तो क्या बताओगे? डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ क्या, एंजियोस्पर्म्स। कोई डाउट नहीं है ना आपको, क्लियर है? और ये है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक हो गया सिनगैमी और एक क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन, दोनों मिला के क्या, डबल। ये पहली लाइन लिखी थी ना आपने, डबल फर्टिलाइजेशन को अंडरलाइन किया और पहला पॉइंट लिखा क्या, इट इज ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। दूसरा लिखते हैं, डिस्कवर्ड बाय, और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय, पहले सुन लेते हैं, नवास्चिन, स्पेलिंग सुनिए, NAWASCHIN, नवास्चिन ने डिस्कवर किया था, नहीं डिस्कवर्ड किया था। इन कहाँ किया जाता था? इन फ्रीटिलेरिया, पिछले टर्न इसका नाम आया था, राइट ना। लास्ट में शायद यही पिछले टर्न लिख के हम लोगों ने छोड़ा था, तो इन फ्रीटिलेरिया, ओके। तो फ्रीटिलेरिया में डिस्कवर किया था किसने? नवास्चिन। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया, हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन? नवास्चिन ने डिस्कवर किया था, राइट ना। तो नवास्चिन डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट, क्लियर है ना? डबल फर्टिलाइजेशन ओनली एंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। हमसे एक सवाल अभी 2021 में पूछा गया, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ 2 मेल गैमेट्स इन पॉलन ट्यूब? तो आप कहोगे वन विल फ्यूज विद एक्स सेल एंड वन विल फ्यूज विद द सेंट्रल सेल, राइट ना, विद द सेंट्रल सेल, ओके, क्लियर। तो चलिए अगली लाइन से लिखते हैं कि इन डबल फर्टिलाइजेशन, डैश लगाते 2 पॉइंट्स लिखने। आप कहोगे हम जानते हैं क्या 2 पॉइंट्स लिखाएंगे, एक सिनगैमी के बारे में, एक ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, बोलिए भाई। तो आप लिखिएगा और इन डबल फर्टिलाइजेशन डैश करके लिखे, सिनगैमी involves mononucleate egg cell and mononucleate male gamete
and mononucleate male gamete and mononucleate male gamete और क्या mononucleate male gamete और mononucleate male gamete राइट ना. तो mononucleate male gamete राइट ना. that is total 2 nuclei forming diploid zygote. forming diploid zygote क्या बनाया? डिप्लॉयड zygote बनाया. ओके ना, डिप्लॉयड zygote. और इसी पॉइंट में लाइन चेंज करके लिखेगा, नंबर ना डालिएगा, लाइन चेंज करके लिखे zygote will develop. zygote क्या बनाएगा? zygote will develop embryo, cotyledon, radicle, plumule, फ्यूचर प्लांट. अरे भाई जर्मिनेट करके यही तो फ्यूचर प्लांट बनाएगा. किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ कहाँ से शुरू होती है? एंड फ्यूचर प्लांट. जब आप फ्यूचर प्लांट लिख रहे थे तो ब्रैकेट में लिख लेते रूट लीफ स्टेम. आप कहोगे इतना क्यों लिखा रहे हैं? हम समझ तो रहे हैं. हम ये लिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपसे कह दे, ध्यान से सुनिए, मेल गैमीट में, सुनिएगा, मेल गैमीट में 16 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल गैमीट में 16 क्रोमोसोम्स हैं. तो जाइगोट में कितने? 32. जाइगोट में कितने? 32. तो ये बताइए उसके एम्ब्रियो में कितने? 32. उसके रेडिकल में कितने? 32. और जब प्लांट ग्रो कर जाएगा तो उसकी रूट सेल में कितने? 32. क्यों? क्योंकि जाइगोट से ही तो सब बना. तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है तो लोग सोचते हैं ये क्या, तो ये क्या नहीं है. वो आप देखिए, अगर जाइगोट से चीज़ें बनी है तो जितना जाइगोट में क्रोमोसोम उतना ही सब में. अगर जाइगोट डिप्लॉयड है तो प्लांट कैसा होगा? डिप्लॉयड. पत्तियाँ कैसी होंगी? डिप्लॉयड. रूट कैसी होगी? डिप्लॉयड. क्लियर ना. और ये है. अब दूसरा पॉइंट लिखिए. आप तो लिख रहे थे ना डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है. दूसरा पॉइंट लिखे, ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स 2 polar nuclei. कितने? 2 polar nuclei, वो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस. जहां 2 polar nuclei लिखा आपने, ब्रैकेट में लिखेगा 2 फीमेल न्यूक्लियाई. अरे ये पोलर न्यूक्लियाई मेल के थे कि फीमेल के थे? सोच लीजिए, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो किसके थे? फीमेल के थे. 2 फीमेल न्यूक्लियस. और राइट ना, ब्रैकेट बंद करके लिखे एंड 1 मेल न्यूक्लियस और 1 मेल न्यूक्लियस ना. मेल गैमीट के पास तो एक ही न्यूक्लियस है. वन. दैट इज टोटल 3 न्यूक्लियाई. टोटल 3 न्यूक्लियाई. टोटल कितने? 3 न्यूक्लियाई फॉर्मिंग एंडोस्पर्म. कॉमा करके लिख रहे थे एल्यूरॉन लेयर. ALEURON. एल्यूरॉन लेयर. एल्यूरॉन लेयर इज द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. तो एक बात बताइए, एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड. कैसा होता है? एंडोस्पर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन या सिनगैमी? ट्रिपल फ्यूजन. तो ये कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड. ये कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड. क्लियर. और ट्रिप्लॉइड होगा तो एल्यूरॉन लेयर कैसी होगी? ट्रिप्लॉइड. एल्यूरॉन लेयर कैसी होगी? ट्रिप्लॉइड होगी. कोई डाउट नहीं. एक पॉइंट और लिखे आगे चल के, एक पॉइंट और लिखे और एक पॉइंट और लिखे. और
तो आप बात समझ रहे हैं ना। मैं बोर्ड ऑन होता तो क्वेश्चन लिखा था, लेकिन अब ऐसे ही लिखा रहा हूँ रिमार्क करके, राइट ना, और रिमार्क करके लिखे इन डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता कि छोड़ दूँ, तो इन डबल फर्टिलाइजेशन रिमार्क लिखे था तो क्वेश्चन, लेकिन क्या करें, लिखे इन डबल फर्टिलाइजेशन टोटल 5 न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व्ड। कितने न्यूक्लियस? टोटल 5 न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व्ड। क्या ब्रैकेट में ये भी बता सकते हैं 3 फीमेल 2 मेल? ब्रैकेट में ये भी बता सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन में 2, फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी में, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन में 3, सिनगैमी में 2, ये भी बता सकते हैं ना। लिखिए फिर, जब आप बता ही ले रहे हो तो, है या नहीं। टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गए? 5। तो आपसे पूछा जाएगा ट्रिपल फ्यूजन में 3, सिनगैमी में 2, डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं। ओके ना। एक क्वेश्चन लिखिए आप, अब आप ही को करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, एकदम दिमाग सही रखिएगा, राइट ना। लिखेगा ए 4n मेल प्लांट, a 4n tetraploid male plant, a 4n male plant reproduces with 6n female plant। फिर से बताइए, बोलिए। मेल प्लांट कैसा है? 4n। फीमेल प्लांट कैसा? 6n, राइट ना। अभी तो मैं सवाल आपसे पूछता, लेकिन मैं आपसे कह रहा था, अब आपने लिख लिया ना, जितना आपने सुना उतना साइड बाय साइड लिखते हैं, साइड बाय साइड लिखे। एक बात बताइए, पॉलन मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4n। पॉलन मदर सेल में कितने हैं? 4n। बोलिए। तो आप लिख लेते हैं, साइड बाय साइड लिखिएगा। पॉलन मदर सेल 4n, मेगास्पोर मदर सेल 6n। क्लियर? चलिए, लिख लिया ना। पॉलन मदर सेल कितना? 4n। और ये तो पॉलन मदर सेल के नीचे लिखे पॉलन ग्रेन कैसा होगा? इसका आधा 2n। पॉलन ग्रेन 2n में मियोसिस होगी, इसका आधा। ओके। उसके नीचे लिखे मेल गैमीट कैसा होगा? 2n, आधा। जो पॉलन ग्रेन वही मेल गैमीट। नहीं समझ में आ रहा? बोलिए भाई। मेल गैमीट 2n एंड पॉलन ग्रेन 2n, प्लांट मेल कैसा? 4n। ओके। जरा मेगास्पोर मदर सेल के नीचे लिखते हैं, सिनर्जिड कैसी होगी? 3n, हाफ हो जाएगी। सिनर्जिड कैसी होगी? 3n। बोलिए। क्लियर है? उसी के नीचे दूसरा लिखे, एक सेल कितनी? 3n। एक उसी के नीचे लिखे सेकेंडरी न्यूक्लियस कितना? 6n। 3n प्लस 3n ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस कितना? 6n। तो अब बताओ जाइगोट में कितना होगा? 8। जाइगोट में कितना होगा? हमारी तरफ देख के नहीं, हमारे बोर्ड पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। 5। अरे एक सेल प्लस मेल गैमीट, तो लिखे उसके नीचे जाइगोट कितना होगा? अरे जाइगोट किसका बनता है? एक एग सेल और एक मेल गैमीट। तो आप देख लीजिए मेल गैमीट कितना है? 3n। फीमेल गैमीट कितना है? 2n। फीमेल गैमीट कितना है? 3n। और मेल गैमीट 2n। चलो एक बात बताओ, एंडोस्पर्म कितना होगा? बोलो भाई। एंडोस्पर्म में बहुत सोचने की जरूरत थी क्या? एंडोस्पर्म में 2 फीमेल के 3 + 3 6n और एक मेल का 2n, कितना हो जाएगा? 8n। क्लियर हो गया ना। अब आगे हम कुछ भी पूछें, जो फ्यूचर प्लांट होगा उसमें उसकी पत्तियों में कितना होगा? 5n।
एल्यूरॉन लेयर में कितना होगा? 8 है। ठीक है, चलो एक सवाल और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिखिए। हो गए सारे आंसर्स, हो गए ना? एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए इन अबव क्वेश्चन। अरे बैठे रहो, कहाँ वैसे? डॉक्टर पीपीई किट पहन के 8 घंटे रहते हैं। नहीं बेटा, जो काम आप करना चाहते हैं उस काम की प्रैक्टिस पहले से की जाती है, राइट ना? बोलो भाई। ये चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा है, और चाणक्य नीति जो है इंडिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक, जिनसे लोग फिलॉसफी लेते हैं कि कभी भी अगर कहीं कोई बात कोटेशन लेना होता है तो लोग चाणक्य की नीति से लेते हैं। उस किताब के 2nd चैप्टर में उन्होंने लिखा है, जब आप कुछ बनने का प्रयास करें तो उस जैसा व्यवहार पहले से शुरू कर दें। उस जैसा बिहेवियर पहले से शुरू कर दें। बोलिए, सही है? हाँ, तो कहा था ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम आपसे बहुत खुश हुए कि आपने बहुत बचपन से शुरू कर दिया था व्यवहार करना, नहीं? तो ये उन्होंने राजकुमारों के लिए लिखा था। राजकुमारों के लिए लिखा था कि अगर आगे चल के राजा बनना है तो चड्डी पहन के गली में ना घूमिएगा, वरना लोग कहेंगे ये कल को यहीं घुमा करता था कोस बात का राजा। आप समझे ना? तो आप अगर डॉक्टर, मैं बड़ा मेडिकल वाले बच्चों से बड़ा खुश रहता हूँ, और क्लास 11 में ये लोग थे, जानते हैं हम कि जो है, और हफ्ते में अगर 5 दिन क्लास चलती थी, 3 दिन आते थे, 2 दिन नहीं आते थे। अच्छा, जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल कभी आते हैं, लेट आते हैं, ये सारे व्यवहार आपको दिखाई देते हैं। हैं? क्या कह रहे हो? स्कूल डेली जाते हो? लेट ना? तो मैं कह तो रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर बनने के सारे लक्षण हैं, सारे लक्षण। खोल लो खिड़की। अच्छा, अब इतना सब सुना दिया तो आप कहोगे खाली सुनाते ही हैं, कोई फायदा नहीं होगा। हैं? ऐसा होता है बेटा, जब यही बात आ जाती है नेचर की। कल हमने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था, द नेचर विल टेक द रिवेंज, और सही में बदला ले रहा है। आपने इतनी गर्मी एसी की फैला रखी थी, अब लो वही वापस मिल रही है। नेचर विल टेक द रिवेंज। और मैंने स्टेटस लगाया था, वो चेन्नई की एक न्यूज़ थी, चेन्नई की एक न्यूज़ थी। चेन्नई में 200 फीट नीचे भी पानी नहीं मिल रहा अंडरग्राउंड। हमारे यहाँ तो अभी 60-70 फीट पे मिल जाता है, और 100 फीट तक पे बड़ा अच्छा पानी मिल जाता, राइट ना? लेकिन आप सोचो, चेन्नई पहला शहर है जहाँ अंडरग्राउंड वाटर 200 फीट नीचे है, तो इसका मतलब लगभग ख़त्म माना जाए उसे। आप समझ रहे हैं ना? तो नेचर बदला तो ज़रूर लेगा। खूब डेवलपमेंट करो, देखो क्या होता है, राइट ना? तो नेचर बदला तो लेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अच्छा, एक बात और है, किसी से अभी कह दो थोड़ा पानी कम गिराओ, बगल वाले पड़ोसी से, तो कहेंगे ये देखो बड़े साइंस पढ़ के वाले हैं। हमारा पानी है। हाँ, कहते हमारा पानी है। और घर वाले भी आपके कहने से नहीं सुनते, है या नहीं? अच्छा, बहुत पढ़ लिया, कोचिंग में कोचिंग ही रहने दिया करो, है या नहीं? तो हैं, हमारे बचाने से पूर्ण संसार में बचेगा। हाँ, ये कहते हैं ना, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे ही बचाने से बचेगा। हम जानते हैं हमारी जनरेशन ज़्यादा अच्छी है। हाँ, जेनेटिक्स में बताऊंगा कितनी अच्छी है। जेनेटिक्स में बताऊंगा कितनी अच्छी है। इसको कहते हैं सुपीरियर, इसको कहते हैं हेट्रोसिस। द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज मोर बेटर देन द पेरेंटल जनरेशन, बोथ पेरेंट्स। और ये जेनेटिक्स का रूल है,
ये जेनेटिक्स का रूल। कभी कभी थोड़ा बहुत इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है और ये है। तो कभी आप पेरेंट्स का झगड़ा सुनिए, कभी फादर मदर का झगड़ा सुनिए, तो पहले फादर ही शुरुआत करते हैं, ये जो है कम अकल पता नहीं कहाँ से आ गई, कम से कम अच्छा हुआ हमारे बच्चे अक्लमंद हो गए। अक्सर वो माता जी को यही सुनाते हैं। अच्छा, माता जी कमज़ोर थोड़ी है, वो कहती हैं पूरा ख़ानदान तुम्हारा काला कलूटा था, ये हमारे बच्चे ठीक ठाक हो गए, ये बच्चे हमारे ठीक ठाक हो गए। इसका मतलब दोनों यही कह रहे हैं, और मुझे लगता है 90% केस यही रहता है घर में, नहीं तो यही रहता है। तो इसका मतलब आप फादर से भी सुपीरियर, आप मदर से भी सुपीरियर, दोनों में। तो दिस इज क्या कहते हैं, हेट्रोसिस। जेनेटिक्स का ये रूल है, क्या कहते हैं, जेनेटिक। मेंडल यही तो चाहते थे, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सब यही किया था, राइट ना। तो आगे लिखे कि कह रहे थे कि क्वेश्चन लिख रहे थे, इन द अबव क्वेश्चन इफ द मेल एंड फीमेल plants are reversed, if the male and female plants are reversed, जो मेल था वो फीमेल ले लें, जो फीमेल था वो मेल ले लें, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर रिवर्स्ड, अगर रिवर्स कर दिए जाए तो अब बताइए, पिछले में मेल प्लांट कैसा लिया था, 4n, तो मेल, अब फीमेल प्लांट कैसा लेना, 4n, और फीमेल प्लांट कैसा लेना, 4n, मेल प्लांट कैसा लेना, 6n। तो वैसे ही साइड बाय साइड सारी चीज़ें फिर लिख डालिए, आप खुद ही लिख डालिए, हो जाएगा। पॉलन मदर सेल इज 6n, मेगास्पोर मदर सेल इज, बस अब उसके बाद तो आप खुद ही शुरू हो जाओगे। ओके, लिख डालो, ये नहीं मैंने कहा, ये चाणक्य ने नहीं कहा था कि ऑपरेशन के बाद तौलिया कैंची छोड़ दो, नहीं, ये थोड़ी चाणक्य ने कहा था। चाणक्य ने ये भी नहीं कहा था कि एक टाका लगाओ 2 छोड़ दो, नहीं। तो मैं बहुत खुश हो गई कि अच्छे डॉक्टर तो हम बनेंगे, व्यवहार से ऐसा लग रहा था। तो आप समझ गए मेरी बात, अब सब हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जाइगोट तो वैसे ही है जैसे पहले था, सिर्फ एंडोस्पर्म बदल गया। एंडोस्पर्म कैसा हो गया, 7, राइट ना, 2n + 2n + 3n। तो मुझे लगता है कि मैं ये कह दूं कि जाइगोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको जानते क्या कहते हैं जेनेटिक्स में, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल शब्द आप समझते होंगे। रेसिप्रोकल तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब लोग दीपावली में मैसेज भेजते हैं विश यू हैप्पी दीपावली, तो हम कह देते हैं आई टू रेसिप्रोकेट यू। इसका मतलब हम भी वैसे पलट के वैसे ही जवाब दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स कर लीजिए, राइट ना। कि जैसे मान लीजिए कि कभी 2 दोस्त आपस में गए, एक ने समोसा खिलाया, दूसरे ने कोल्ड ड्रिंक पिलाया, तो अगले दिन दूसरा वाला कोल्ड ड्रिंक पिला देगा, ये समोसा रेसिप्रोकल, राइट ना। तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ओके, चलिए, तो ये बात तो तय हो गई कि जाइगोट बन गया। एक बात बता देते कि हमारे पास बचा क्या क्या। ओव्यूल था, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, उसके अंदर न्यूसेलस था, न्यूसेलस बचा कि खर्च हो गया, और अगर बच गया होगा तो मैं उसे पेरिस्पर्म कहूँगा। क्या कहूँगा, पेरिस्पर्म कहूँगा। फिर एम्ब्रियोसैक था, एम्ब्रियोसैक में से क्या हुआ बोलिए, तो एम्ब्रियोसैक में से खाली 2 सेल बची, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल। बोथ सिनर्जिड, साथ ही तो सेल थी, बोथ सिनर्जिड्स आर डीजनरेटेड, 3 एंटीपोडल सेल्स आर डीजनरेटेड। 7 में से कितने बचे, 2। कौन कौन से, egg cell is converted into zygote and the क्या क्या सेंट्रल सेल इज कन्वर्टेड इनटू, नहीं एंडोस्पर्म नहीं, अब आप एक सेल का नाम लीजिए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाएगा ना, ये डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाएगा। बात क्लियर हुई मेरी, तो लिखेंगे,
लिख लीजिए। आप लिखे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैं। हमारा तो वैसे ही पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा पहले छोड़ दूंगा तय। पिछले टर्न भी मैंने 3-4 मिनट पहले छोड़ा था हैं, लेकिन वो 1 मिनट मैं किसी दिन कंपेंसेट करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा हैं। पढ़ा देना, हाँ वो 1 मिनट भी पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए कह रहा हैं। और वो 1 मिनट धीरे धीरे उसका जो ब्याज बढ़ता जा रहा है, किसी दिन वो आधे घंटे हो जाएगा तब पढ़ाऊंगा। लिखिए तो लिखे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डैश लगाते और 1 दर्जन बातें लिखते। 1 दर्जन बातें नहीं, अरे भाई रोज आप हमारी बात मानते हैं, आज इन्होंने कहा तो हम बात मान ही लें हैं। नहीं, स्टूडेंट की बात मैं बहुत मानता हूँ, आप समझिए। तो डैश करके 1 दर्जन बात लिखे। स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डीजेनरेटेड, स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डीजेनरेटेड। अब जो है वो बताना पड़ेगा ना क्या हुआ। स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डीजेनरेट कर गए। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, बोलिए। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, सही है। ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। ओव्यूल के सारे पार्ट्स बताइए, तो आप उसके नीचे लिखे इंटेगुमेंट इज नाउ सीड कोट, इंटेगुमेंट इज नाउ सीड कोट। टेस्टा एंड टेगमेंट पहले कहते थे, अब सीड कोट हो गया, राइट ना। तो इंटेगुमेंट इज नाउ सीड कोट। उसी के नीचे लिखे न्यूसेलस इज कंज्यूम्ड, न्यूसेलस इज कंज्यूम्ड। इफ रिमेनिंग, अगर बच गया होगा तो इफ रिमेनिंग कॉल्ड पेरीस्पर्म, PERI, इफ रिमेनिंग कॉल्ड पेरीस्पर्म। क्या है? पेरी स्पर्म कहते हैं, अगर बचा हुआ है तो पेरी स्पर्म कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। कॉमा करके लिखे पपाया सीड, पपाया लिख सकता था, लेकिन बाद में आप कहते हैं खाने वाला पपीता यही है, नहीं, पपाया के सीड में, पपाया सीड। कॉमा करके लिखे जो है कोकोरबिट्स, ये जो लौकी, कद्दू, कोहड़ा ये सब होते हैं, इनके सीड्स में, कोकोरबिट्स में। CUCUR, कोकोरबिट्स, BITS, कोकोरबिट्स, कोकोरबिट्स। ओके, कॉमा करके लिख लेते चिलगोज़ा, CHILGOZA, चिलगोज़ा, GOZA, चिलगोज़ा। तो ये सब एंडोस्पर्म का, पेरीस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। ये हमसे बहुत पूछा जाता है कि काली मिर्च, आपने देखा होगा कि काली मिर्च का कभी सीड का काला काला कवर उठाइए तो अंदर ऑफ वाइट कलर का मटेरियल दिखता है, दैट इज कॉल्ड पेरीस्पर्म, वही एडिबल पार्ट है, राइट ना। काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसे आप कहते हैं। आगे एक और पॉइंट लिखते हैं, आगे बताइए। न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक में जो था वो क्या हुआ, तो आप लिखे सेनर्जिड्स डीजेनरेटेड, सेनर्जिड्स डीजेनरेटेड, बोलिए। एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड। एग सेल कन्वर्टेड इनटू जाइगोट, कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। एग सेल कन्वर्टेड इनटू जाइगोट।
एग सेल कन्वर्टेड इनटू जाइगोट, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। अगली लाइन से लिखते हैं सेंट्रल सेल, ये तो अभी नहीं चला। सेंट्रल सेल, सेंट्रल कन्वर्टेड इनटू, ना पहले शॉर्ट में लिखेगा PEC, PEC पूरा नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और अगर कोई पूछ दे सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सुनिए, सेंट्रल सेल को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और उसके न्यूक्लियस को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। तो अगली लाइन से ये भी लिख लेते हैं, अगली लाइन से ये भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू PEN, कन्वर्टेड इनटू PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब मेरे पास दो ही चीज़ बची, क्या क्या? दो ही तो बचा, क्या क्या बोलिए? एक बचा पेन या PEC और दूसरा क्या? जाइगोट। बोलो भाई, और सब तो डिजेनरेट कर गया। नहीं, जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और PEC क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, राइट ना? एंडोस्पर्म। ओके, तो चलिए यहीं से हम अगले टर्न शुरू करेंगे।